नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 16 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15 के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 16। देखते हैं कि संविधान का आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 कहता है, राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये तो हो गई एक संवैधानिक भाषा। अब इसको अपनी भाषा में डिकोड करते हैं तो है, सबसे पहले देखेंगे राज्याधीन नौकरियां या पद। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राज्य के अधीन जितनी भी नौकरियां या पद होंगी उन पर नियुक्ति के लिए राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर देगा, यानी अवसर की समानता देगा, यानी समान अवसर देगा। ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल का, आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लॉज 2 कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता नहीं होगी, न ही विभेद किया जाएगा। अगेन ये क्या है, ये है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। अब इसको अपनी भाषा में डिकोड करते हैं कि राज्य के अधीन कोई भी नौकरी या पद होगा, कोई भी नौकरी या पद होगा, उसमें किसी भी व्यक्ति को अपात्र नहीं माना जाएगा, ना ही उसके साथ विभेद किया जाएगा कि वह किसी भी धर्म का हो या मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर, इनमें से किसी भी आधार, कौन सा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सर्विसेज में उसको न तो अपात्र घोषित किया जाएगा, ना ही उसके साथ विभेद किया जाएगा। क्या सरकारें जो ये ग्राउंड्स दिए गए हैं, 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के बारे में, इसके आधार पर भेदभाव करती हैं? नहीं, सरकारें कभी भी इस आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। इन 6 ग्राउंड्स के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते। लेकिन सरकारें भेदभाव करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करती हैं, जो कि होता है रीजनेबल होता है। वो भेदभाव कैसे करती हैं? जैसे कि किसी भी एग्जाम में मेरिट लगा दिया कि मेरिट बेस पर होगा, परफॉर्मेंस इन एग्जाम लगा दिया, या फिजिकल टेस्ट लगा दिया, या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक लगा दिया। मेरिट बेस पर एग्जाम, मेरिट बेस में चयन होगा कि जिसके हाई मेरिट होगी उसका चयन हो जाएगा। परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स क्या होगा कि जैसे आप आरओ, एआरओ या यूपीपीएससी से कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें एक कट ऑफ लगाया जाता है, उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिजिकल टेस्ट जैसे यूपी पुलिस हो गया, या किसी भी स्टेट पुलिस हो गई जहाँ पर फिजिकल की जरूरत होती है, या आर्मी हो गया, वहाँ पर फिजिकल टेस्ट हो जाता है। क्वालिफिकेशन जैसे आपने देखा होगा कि आरओ के लिए कहीं पर आरओ के लिए है क्या ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, और एआरओ के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। और पीसीएस में सभी में ओवरऑल क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। उसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी जाती है। तो सरकारें ऐसा करती क्यों हैं? सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में और जो उसके पॉपुलेशन के रेशियो में हमारे यहाँ पर जॉब्स बहुत कम है। तो उन जॉब्स को भरने के लिए कोई ना कोई एक क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा कि मेरिट, परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, फिजिकल टेस्ट, क्वालिफिकेशन, ऐसे क्राइटेरियाज वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के हिसाब से बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द जॉब्स की जो नीड होती है उसके हिसाब से ये बनाते रहते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी सरकारें भेदभाव करती हैं। वो भेदभाव कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। इसके अलावा सरकारें जो भेदभाव करती हैं वह करती हैं रिलीजियन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के आधार पर, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस के आधार पर सरकारें किस तरह से भेदभाव करती हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस के आधार पर सरकारें किस तरह से भेदभाव करती हैं। अगर हमारे देश की संसद या राज्य की विधानसभा चाहें तो अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकती हैं, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर रिजर्वेशन कर सकती हैं।
अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर सीटें आरक्षित कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नोटिफिकेशन खोलते हैं, चाहे यूपी का हो, तो उसमें लिखा होता है कि व्यक्ति अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, निवासी हो। अगर इस आधार पर आपको क्या होता है कि इसमें से बाहर का कोई व्यक्ति अगर आता है, जब मान लीजिए कोई SC ST या OBC कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, तो उसको इस उत्तर प्रदेश राज्य में जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और उसकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी जनरल कैटेगरी के हिसाब से, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला भेदभाव होता है वो प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस के आधार पर होता है। दूसरा भेदभाव देखते हैं हम कास्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। दूसरा जो भेदभाव है वह है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर मान लीजिए कोई एक राज्य है जिसमें पॉपुलेशन हो गया ये, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट सर्विसेज। मान लीजिए कोई एक राज्य है, उस राज्य के पॉपुलेशन में जो 10% हिस्सा है वो बैकवर्ड क्लास का है, लेकिन सरकारी नौकरी में यानी स्टेट सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 4% का है बैकवर्ड क्लास का। रिप्रेजेंटेशन जो है वो 4% का है। तो ऐसी स्थिति में राज्य चाहे तो उस जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए आगे आने वाली सभी भर्तियों में क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन किस आधार पर होगा, इकोनॉमिकल आधार पर, कि उनकी कंडीशन इकोनॉमिकली कैसी है। दूसरा है सोशल आधार पर, कि उनकी कंडीशन सोशली कैसी है, इस आधार पर उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती है। आप इस टर्म को याद रखिएगा, बैकवर्ड क्लास, इसको आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे के पूरे का जो रिजर्वेशन है वो इसी बैकवर्ड क्लास पर ही डिपेंड करता है। अगला जो रिजर्वेशन दिया जाता है या जो भेदभाव करता है वो है रिलीजन के आधार पर। अगला जो भेदभाव है वो रिलीजन के आधार पर होता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, तो इस रिलीजियस इंस्टीट्यूट में अगर कोई भर्ती निकलती है तो उस भर्ती में सिर्फ उसी रिलीजन के लोगों को ही अपॉइंट किया जाएगा। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का अगर कोई भर्ती निकलती है तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट में सिर्फ उसी धर्म के लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल के हम लिए देखते हैं वक्फ बोर्ड को देखते हैं। वक्फ बोर्ड से अगर कोई भर्ती निकलती है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही, जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और उन्हीं में से वक्फ बोर्ड में उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बोर्ड आखिरकार है क्या। मान लीजिए कोई मुस्लिम है जो अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या हो, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, किसी संस्था को दान करता है, किसी चैरिटी पर्पज से अगर उसको दान कर देता है, तो उस दान की हुई जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करने के लिए एक बोर्ड है, उसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। और ऐसी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इस प्रकार की इस बोर्ड में जो इन प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। और इस वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑडिट और एडवाइस करने के लिए 1964 में सरकार ने एक
एक स्टेटरी बॉडी को पास किया, स्टेटरी बॉडी बनाई और स्टेटरी बॉडी का नाम दिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। वर्तमान में हमारे देश में वक्फ बोर्ड की संख्या 30 है, जो अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली सारी संपत्तियों को मेंटेन करता है, उनको मैनेज करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। इसी तरीके से ये केवल मुस्लिमों के लिए ही लागू नहीं है, इस्लाम के लिए ही लागू नहीं है, यह अन्य धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, वो हिंदू हो, जैसे सिख गुरुद्वारा होता है, उसमें सभी में यही इसी आधार पर भेज गया था। मान लो गुरुद्वारे से कोई भर्ती निकलती है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उस तरीके से अगर उसमें वो सिखों के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें जो नियुक्ति होगी वो सिर्फ सिखों की ही नियुक्ति होगी।